नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आइए हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीवाईक्यू से प्रेरित हैं। तो पहला देखिए, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हर साल 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, स्टेरिलाइजेशन जो है मुख्य रूप से आरबीआई क्या करता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए करता है। ए है बैंकों की एनपीए समस्या को हल करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा है विदेशी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को वापस लेना। तीसरा सरकारी प्रतिभूतियों की कीमत को कम करना, तो सी वाला भी बिल्कुल नहीं है। फिर डी है सूक्ष्म वित्त संस्थानों को विनियमित करना, तो ये भी नहीं है। स्टेरिलाइजेशन में देखिए बी जो है मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। यहाँ पर आरबीआई जो है विदेशी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता है उसको वापस लेता है, जिससे जो है मॉनेटरी पॉलिसी और सब सही चल सके। तो 1 का हम ऑप्शन लिख लेते हैं बी। अभी देखते हैं, फिर कहीं हमारा गलत भी हो सकता है, तो देख लेंगे। देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC के संदर्भ में एक खाता धारक कितनी अधिकतम राशि तक बीमा का पात्र है? तो इसका मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए आंसर है। तो दूसरे का सी, ये आपको पता होना चाहिए, 5 लाख है इसका। तीसरा है फिर एक्सटर्नल सेक्टर से। देखिए, हेलो, हाँ, ऑरेंज वाला, हाँ ठीक है। हाँ अम्मी, हाँ हाँ ठीक है सही हो जाएगा। हाँ, धीरे से आना। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला, बाहरी क्षेत्र। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपिटल अकाउंट में केवल विदेशी निवेश और एफपीआई शामिल होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही शामिल होते हैं, ऐसा नहीं होता, और भी होते हैं, पी नोट्स और भी चीज़ें होती हैं। और देखिए, चालू खाता घाटा हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। तो चालू खाता घाटा हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। फिर तीसरा रेमिटेंसेस जो है चालू खाते के अदृश्य घटक का हिस्सा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इनविजिबल का ही हिस्सा है। तो देखिए, हमको 2 पता है कि पहला तो गलत है, दूसरा भी शायद गलत है, पर तीसरा सही है। तो मेरे ख्याल से हमें ए जो लगाना चाहिए, तीसरा का ए हमने लगा दिया। अब इसके बाद कृषि और उद्योग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल 2-3 प्रश्न आते हैं। एमएसपी के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र सरकार को सिफारिश भेजता है? तो नाबार्ड नहीं भेजता, नीति आयोग नहीं भेजता, भारतीय खाद्य निगम और कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो देखिए, सिफारिश भेजने का कार्य करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और इस सिफारिश पर निर्णय जो लेती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति लेती है। तो आंसर इसका चौथे का होना चाहिए, सी। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल मार्केट और फिजिकल पॉलिसी से प्रश्न है, राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो रिवेन्यू हुआ है और एक्सपेंडिचर जो किया है उसके आधार पर जो उनका अंतर है, तो वो कुल उधारी को दर्शाता है, सही है। उच्च राजकोषीय घाटा हमेशा उच्च मुद्रास्फीति का कारण बनता है। अब देखिए, ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। अब तीसरा देखते हैं, ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं, राज्य सरकारों द्वारा नहीं।
तो लगने को तो ये भी एक्सट्रीम लग रहा है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। केंद्र सरकारें ट्रेजरी बिल जारी करती है जहाँ तक। तो देखिए तीसरा अगर हम सही मान लें और पहला सही मान लें तो 1 और 3 बी शायद हो सकता है पाँचवे का। देखते हैं, बाद में ये गलत भी हो सकते हैं तो हम देख लेंगे इनको। अगला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी हर साल आप देखेंगे क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्वेश्चन आया था 25 में। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें हमारी इकोनॉमी बताता है कि भारत जैसे अभी 4th नंबर पे पहुंच गया था, फिर 6th पे पहुंच गया था नॉमिनल जीडीपी में। तो ये है IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर 6 का बी होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं कितने हमारे सही हो रहे हैं, कहाँ गलती उसको सुधार कर लेंगे। देखिए आपके द्वारा दिए गए उत्तर में पहला बिल्कुल सही है। स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी प्रवाह से उत्पन्न आंतरिक तरलता को सोखने के लिए किया जाता है, स्थिरता के लिए। दूसरा भी सही है। 5 लाख रुपए की राशि मूलधन प्लस ब्याज बीमाकृत है, मतलब कुल 5 लाख ही मिलेगा। तीसरा गलत हो गया हमारा। देखिए हमने 2 कहा था, कथन 1 गलत है क्योंकि पूंजी खाता में उधारी और बैंकिंग पूंजी भी शामिल होती। तो ये तो हमने सही कहा था, मतलब इसको गलत कहा था। इसमें जो हमने लोन लिए भारत विदेशों से वो भी शामिल होता है, उनका ब्याज भी शायद शामिल होता होगा। तीसरा हमने सही कहा था कि जो रेमिटेंसेस है वो अदृश्य का हिस्सा है, लेकिन कथन 2 विवादास्पद है। देखिए इसमें कह रहा है सामान्यतः CAD हमेशा हानिकारक नहीं होता यदि वह निवेश के लिए उपयोग हो रहा हो। अर्थात चालू खाता हमेशा याद रखना है, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको हटा देना है। अब देखिए अगला, चौथा हमने सही दिया, CACP MSP की सिफारिश करता है और जैसे बताया था कैबिनेट समिति मंजूरी देती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, टी बिल्स, ये भी सही है, केवल केंद्र सरकार जारी करती है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। और घाटे का मुद्रास्फीति संबंध हमेशा अनिवार्य नहीं होता, तो हमेशा ये ट्रिक याद रखिए, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको हमेशा हटा दीजिए। भले ही आपके 1-2 गलत हो पर आपके 8-9 सही होने के चांसेस हैं। फिर देखिए IMF ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, तो हमारे 5 सही हैं, 1 गलत हो गया है, एक वो वाला गलत हो गया है जिसमें हमने कहा था कि चालू खाता घाटा जो है वो हमेशा हानिकारक होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और भी हम प्रश्न आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।